स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके साथ हिंदी का सिलेबस लेके आए हैं। इससे पहले हमने सिलेबस में डिस्कस किया था कि एसआई के जो आपने फॉर्म भरे हैं उसमें क्या क्या सिलेबस में आ रहा है। अब हम इससे आगे देखेंगे। बिल्कुल बेसिक सा, जैसे हमने आज टॉपिक का नाम ही रखा है आधार से अग्रिम की ओर, मतलब बिल्कुल बेसिक जो आपकी हिंदी होती है उससे हम एडवांस तक किस तरीके से हम बहुत सारे प्रश्नों को बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चीजें ऐसी है जो हमें याद करनी पड़ेंगी, कुछ की हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा विषय है वर्ण और वर्णमाला। सबसे पहले बात आती है वर्ण होता क्या है। वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। कोई भी आवाज होती है और जो उस आवाज को जिन अक्षरों में लिखा जाता है उसे कहते हैं हम वर्ण। यहां पर लिखा भी है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, टुकड़े नहीं किए जा सकते का मतलब है अक्षर। ठीक है, अक्षर होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। आगे आगे वो भी बताऊंगी आपको कैसे हम कह सकते हैं कि हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। देखिए, जैसे है अ, ई, व, च, क, ख। ठीक है, वैसे इन सबके नीचे भी हलंत लगना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यंजन होते हैं बिना स्वरों के, जो भी व्यंजन आपके बोले जाएंगे वो पॉसिबल ही नहीं है वैसे तो। लेकिन अगर व का हम बोलना है तो व, ठीक है, अ का साउंड फिर भी आ रहा है, इसका मतलब उसके साथ स्वर जुड़ा ही है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे व्यंजन है, ये स्वर है, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। हर एक व्यंजन में अ जुड़ा होता है। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई जिसे कहते हैं वो है। ठीक, अक्षर, अक्षर के इसके अलावा अगर वर्ण के बारे में अलग अलग चीजें भी है, कई जगह पे पूछा जाता है कि क्या वर्ण और अक्षर एक ही चीज है। तो अगर वर्णमाला की दृष्टि से देखा जाए तो हाँ एक है, लेकिन वर्ण और अक्षर के और भी अर्थ होते हैं। जैसे वर्ण का अर्थ कई जगह पे पूछा जाता है कि वर्ण का और क्या अर्थ होता है, तो वर्ण का अर्थ जाति भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है कि आपने सिर्फ रटा हुआ है या उस टॉपिक को आपने समझा भी है। इसके अलावा रंग को भी वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अक्षर है, अक्षर का एक अर्थ ईश्वर भी होता है। ठीक है, ईश्वर, और उसके अलावा आत्मा, आत्मा को भी कहते हैं कि नश्वर नहीं होती है, अक्षर होती है। तो इसका मतलब क्या है, आत्मा जो चीज कभी खत्म ना हो, जिसके तोड़ा ना जा सके। इसके अलावा वायु को भी अक्षर कहते हैं। मतलब है आप उन सब चीजों को, इनको आप एक तरीके से इसी के भिन्नार्थक शब्द भी कह सकते हैं कि अक्षर के इतने अलग अलग अर्थ हैं, और इसी तरह से वर्ण के भी अलग अलग अर्थ हैं। लेकिन अगर वर्णमाला की दृष्टि से देखा जाए तो हाँ, अक्षर और वर्ण जो है वो एक ही है। ठीक है, इनके अलावा अगर पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं। देखिए, अब है वर्णमाला की परिभाषा। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर, एक चीज व्यवस्थित याद रखिएगा, आधार पर 45 वर्ण होते हैं, इनमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी क्या है, ये तो वो परिभाषा है जो वर्णमाला की बताई जाती है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो वैसे तो 13 होते हैं, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो मुख्य रूप से जो स्वरों की संख्या बताई जाती है वो होती है 11। जो अंग और आहा है ये अनुस्वार होते हैं, इन्हें स्वर के अंदर नहीं गिना जाता है जब मुख्य रूप से स्वर की बात होती है। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की संख्या है 33। ठीक है, ये भी मुख्य रूप से, वैसे तो 52 है,
वो भी आपको जब अलग अलग चीजें आपके सामने आगे आगे की स्लाइड बताऊंगी उसमें बताऊंगी किस तरीके से, ठीक है। तो ये व्यंजनों की संख्या हो जाएगी। इनके अलावा 13 स्वर जो बताया है, 11, 12 और 13, ठीक है, इसके साथ ये 13 के हो जाएंगे। और 4 संयुक्त व्यंजन जो है वो भी आपको अलग से बताती हूँ। अब वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। जब बिल्कुल स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अ सीखते हैं, उसके बाद क ख सीखते हैं, तो वही होते हैं जो अ से आह तक की जो वो वर्ण होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वर, और उसके बाद के क से ज्ञ तक व्यंजन, ठीक है। वर्णमाला में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके पास परिभाषा आती है, बाय द वे वर्णमाला किसे कहेंगे, तो जब तक व्यवस्थित करने के बारे में नहीं बताया जाएगा तब तक वो वर्णमाला नहीं होगी। अगर हम इस तरीके से कुछ वर्ण लिख लेते हैं, क्या आप इसे वर्णमाला कहेंगे? नहीं, ये वर्णमाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे व्यवस्थित क्रम नहीं है। जब तक किसी भी चीज का व्यवस्थित क्रम नहीं होता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम नहीं होता है, एक किसी निश्चित तरीके से वो नहीं बताए जाते हैं, तब तक वो वर्णमाला नहीं कहलाएगा। आगे देखते हैं स्वर क्या होता है। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से, इसे मैंने पहले भी बताया था कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही है, इसमें री को नहीं गिना गया है, ठीक है। स्वर होते हैं, स्वर का अर्थ है ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों से मिलने की आवश्यकता ना हो। स्वरों का दूसरा नाम अच भी है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वरों का दूसरा नाम क्या है? तो स्वरों का दूसरा नाम है अच, ठीक है। ये देखिए, स्वर उच्चारण के आधार पर स्वर जो है अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये इसलिए 10 बताए गए। इसमें जो 11वां स्वर माना जाता है वो माना जाता है री, ठीक है। री को इसलिए इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि री 2 शब्दों, 2 जो वर्ण है उनसे मिलके बनता है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद है लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या। ये देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है री को भी, तो ये सारे जो आपके 13 के 13 जो स्वर हैं वो इसमें आ गए हैं। ये सब मिल जाते हैं तब ये स्वर हो जाते हैं, ठीक है। इससे जो आगे है स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, जिसकी मैं बात कर रही थी अभी। जैसे कि मैंने बताया कुछ स्वर जो ये है अ, आ, ई, उ, ए, ओ, ये जो आपके हैं मूल स्वर है। इसके बाद संयुक्त स्वर जो है, जब दो स्वरों से मिलके बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। देखिए यहाँ पे बताया गया अ और ए मिला के ए बना है, ए बना है, ठीक है। और ओ कैसे बना है? अ और ओ को मिला के बना है अ। अगर आप बोल के देखेंगे, कुछ चीजें ऐसी होती है जो रटने की इनको जरूरत ही नहीं होती है, बहुत आसानी से जब आप बोलेंगे तो आपको ये समझ में भी आती रहेंगी। तो ये है, जैसे बोलिए ए, अ और ए का अपने आप उच्चारण आ रहा है। इसी तरह से अ बोलेंगे तो अ और ओ का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। हिंदी आप सबको लिखनी आती है, बोलनी भी आती है, तो आप अगर आपका उच्चारण में ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप सही उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो कोशिश करनी है हमें, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो हमें उसका उत्तर सही से नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करते रहना है? बार बार कोशिश करते रहना है। मूल स्वर के भेद। जो आपके स्वर, मुख्य रूप से जो मूल स्वर है उनको कितने भागों में बांटा गया है? मूल स्वर के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व, फिर उसके बाद आता है दीर्घ और प्लुत। पहले मैं यहाँ पे छोटे से हल्के से आपको डिस्कस करके बता देती हूँ कि किस तरीके से ये चीजें हैं, फिर हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ठीक है, जो चीज छोटा। यहां से देखिए, यहां क्या आपको छोटा दिख रहा है? पहला है अ, दूसरा है, अब आ का साउंड क्या है, इससे थोड़ा ज्यादा होगा, तेज आवाज आएगी, तो यहां पे हम लेंगे ई, उसके बाद उ,
ठीक है, इसको नहीं ले रहे हैं अभी, ठीक है, वो बाद में बताती हूं आपको क्यों। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो इसी का बड़ा रूप, यहां पे ले लेंगे हम ई आ उ, ठीक है। और जो प्लुत स्वर है इसका ज्यादातर जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, हिंदी में ज्यादा उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि हिंदी में हमारे पास इतने बड़े शब्द नहीं होते हैं। तो हिंदी में इसका जैसे ओम उच्चारण करते हैं तो वहां पे क्या ओम, जो चीज हम लंबी खींचते हैं उसे कहते हैं हम प्लुत। अगर ओम के बड़े साउंड को आपने लिखना है, बड़ी ध्वनि को लिखना है, तो वो इस तरीके से करेंगे। किसी को आवाज देनी है, अगर हमने आवाज देनी है किसी को, कोई दूर है जैसे राम, तो जो लंबा खींच रहा है ना तो वो इस तरीके से आ जाएगा। ज्यादा लंबा खींचा हमने, जो एस जैसा बना होता है इसका अ के रूप में उच्चारण किया जाता है, ठीक। तो इसे कहेंगे हम प्लुत स्वर। जहां पे भी आपको ये एस टाइप का ये साइन मिल जाए वहां पे सारे प्लुत स्वर हो जाएंगे वो, ठीक है। अब यहां पे देखिए व्यंजन की परिभाषा, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। क से लेकर ह तक के जो सारे ह तक के सारे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जबकि कुल व्यंजन 35 होते हैं। 2 उच्छिप्त व्यंजन एवं 2 अयोगवाह होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन वो होते हैं जो अलग से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि ये ड नहीं है, ये ढ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहीं पे सड़क लिखना है तो इसका प्रयोग करोगे, ठीक है। और अगर कहीं पे आपको क्या लिखना है, पढ़ाई लिखनी है, पढ़ाई के लिए इस तरीके से लिखेंगे आप पढ़ाई। लेकिन ये क्या है, इनको कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन, ठीक। यहां से ये याद रखना है। अयोगवाह जो होते हैं, अयोगवाह होते हैं हमारे विसर्ग और अनुस्वार। विसर्ग होता है जो इस तरीके प्रातः लिखा, ये हैं आपके विसर्ग, या दुख लिखा। अगर आप शुद्ध लिखते हैं तो आपको पता होगा दुख इस तरीके से लिखते हैं, तो जो ये होते हैं इन्हें कहते हैं विसर्ग। और अगर जैसे जिसकी जगह पर न या म, जैसे चांद लिखा, ये देखिए चांद इस तरीके से लिखेंगे, तो जो एक चंद्र बिंदु है या फिर बिंदु लगते हैं जिसकी जगह पर हम आधा न या आधा म इस तरीके के जो अक्षर होते हैं उनका प्रयोग कर लेते हैं, वो हमारे अनुस्वार कहलाते हैं, ठीक। और अब देखिए व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद कितने। स्पर्श व्यंजन ये उच्चारण स्थान के आधार पर होते हैं। जब किसी कोई भी हम ध्वनि बोलते हैं, मैंने कहा सबसे पहले आपको बात बताई थी कि जो वर्ण होते हैं वो बेसिकली क्या होती है, ध्वनियां होती हैं, और जो वर्ण होते हैं वो इन ध्वनियों को लिखने का तरीका होता है। तो जो स्पर्श व्यंजन है, अब आपको एक चार्ट के माध्यम से बताऊंगी मैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। उच्चारण के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। उनके उच्चारण के आधार पर ही इनके नाम रखे गए हैं। देखिए हमारे पास अब स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। ये देखिए क से लेकर म तक जो है हमारे वर्ग हो गए हैं। वर्ग का मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे इनकी एक क्लास समझ लीजिए, क्लास है। और जो इस क्लास का नाम रखा गया है, जो इस वर्ण का पहला अक्षर है या पहला वर्ण है उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है कि ये वाला, ये देखिए जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कई बार देखिए जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें बहुत अच्छे से याद होता है कि किसके बाद कौन सा आएगा। क के बाद अच्छा क ख ग घ यहाँ लिख दिया, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद च छ ज ज यहाँ। लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम ये भूल जाते हैं कि किसके बाद कौन सा आएगा। इस क के बाद च आएगा, ट आएगा, त आएगा, फिर प वाला वर्ग आएगा। ये कैसे याद रखा जाए, इसके लिए बहुत आसान सा एक सूत्र कह सकते हैं या ट्रिक बोल सकते हैं कि आप किस तरीके से याद रखेंगे।
क च ट, देखिए यहां से ले रही हूं मैं क च ट त प, तो ये कच ट त प, ठीक है। ये इनको वर्गों को याद रखने का तरीका है। इस तरीके से याद रखेंगे किसके बाद कौन सा वर्ग आता है, ठीक है। इन वर्गों का उच्चारण स्थान जो है वो अब हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे? बोल के, ठीक है, कि किसका उच्चारण स्थान क्या है। कैसे पता चले? क बोल के देखिए, ठीक है। जब आप क बोलेंगे तो उसका उच्चारण स्थान क्या आ रहा है? क ख ग घ। आवाज कहां से आ रही है? गले से डायरेक्ट, जहां से शुरुआत, अब शुरुआत ही यहां से हो रही है क से, तो क को आप मान लीजिए गले से, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। कंठ से आवाज आई, तो कंठ से आवाज आई, इसका मतलब उच्चारण स्थान भी कंठ हो गया। उसके बाद है च छ ज झ य। आपकी जो जीभ है वो कहां टच कर रही है? देखिए बोल के, च छ ज झ य, इसका मतलब ये कर रही है तालू पे। सबने बोल के देखा? बोल के देखिए। जब आप कोई भी चीज लिखने से ज्यादा खुद पे एक्सपेरिमेंट करके करते हैं तो वो बहुत अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है ट ट ठ ड ढ ण। यहां से ट ठ ड ढ ण कहां आ रही है आवाज? बोल के देखिए कहां आ रही है। इसके बाद आ रही है आपकी जीभ पे, जीभ टर्न कर रही है कैसे? ट ठ, तो इसका मतलब मूर्धा। जहां पर आपकी जीभ मुड़ गई इसका मतलब मूर्धा, मुड़ गई, ठीक है। बस ये याद करने के तरीके हैं जो मैं आपको बता रही हूं, आप बोल के करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद आ जाएगा। त वर्ग, त वर्ग त थ द ध। द से आप याद रख सके कि इसका उच्चारण स्थान है द। वैसे आप बोल के देखिए, सारे आपकी जो जीभ है वो आपके दांतों को टच कर रही होगी इनको बोलने में। त थ द ध न, सब में कर रही है। अब उसके बाद आता है प फ ब भ म। अब बारी आती है, बोल के देखिए, प फ ब भ म। सब में देखिए लिप्स जो आपके हो रहे हैं, टच हो रहे हैं आपस में, तो इसका क्या हो गया उच्चारण स्थान? ओष्ठ। तो ये इससे आपका क्या हो जाता है? ये क्लियर हो जाता है। सबसे पहले गले से आवाज आई कंठ, उसके बाद क्या हुआ? वो आवाज पहुंची आपकी तालू तक, गले से आई तालू तक पहुंची। उसके बाद मूर्धा, जो आपकी जीभ है वो क्या हो गई? मुड़ गई, बोलते बोलते मुड़ गई, तो ये मूर्धा। उसके बाद दंत, दांतों तक वो आवाज आई। और उसके बाद लास्ट में क्या आता है? आपके जो होंठ है, होठों तक वो आवाज है, और इसलिए उनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ हो गया, ठीक। यहां से इतना याद रखेंगे, मुझे पता है आप सब लोग याद रखेंगे। आगे बहुत जिम्मेदार लोग हैं, आगे क्या करेंगे? पढ़ाई करनी है, एसआई बननी है, इतना जिम्मेदारी वाली पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल याद रखेंगे। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। सब लोग बोल के देखिए, य र ल व। डायरेक्ट कहां से आ रही है आवाज? गले से, ठीक है। कोई गले पे हाथ लगा के बोल के, य, आवाज पूरी कांप जाएगी आपकी, ठीक है। गले से आवाज आती है, वहां पे अंतस्थ व्यंजन, ठीक, सीधे डायरेक्ट आपकी आवाज आती है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। जब बोलने में आपको कुछ भी बोलने में गर्मी आ रही है तो श श स ह बोल के देखिए, हाथ लगाइए आगे, श श श ह। तो क्या हो रहा है? सब में गर्म हवा आ रही है। जिनको बोलने में ये 4 ही हैं, इनको एक साथ ही आते हैं तो ज्यादा आपको डिफिकल्टी होगी नहीं याद करने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपकी ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। उक्षिप्त व्यंजन, ये मैंने आपको ऐसे पहले भी बता दिया है, ये है ढ और ड़। ये वर्णमाला में अलग से प्रयोग नहीं किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये वर्ण जो है इंपॉर्टेंट है। उक्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? इनको द्विगुण भी कहते हैं, मतलब क्योंकि ये हमारी वर्णमाला में इस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, ढ और ये ड या फिर ण। लेकिन यहाँ पे जब ये प्रयोग किए जा रहे हैं, ना ये इस तरीके का ढ है, ना ही ये इस तरीके का ण है, या ना ही इस तरीके का।
इसका ड़ की तरह ही होता है और ये ढ, ठीक है, पढ़ाई ढ़ हो रहा है। तो ये दोनों के दो तरीके से इनको प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इनको द्विगुण भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं ढ और ड़। आप इसके लिए बहुत ज्यादा याद ना करना पड़े तो उसके लिए सिर्फ दो चीज आपको याद करनी है। एक याद रख लेना पढ़ाई और दूसरा सड़क। दो आपको जो शब्द बताए हैं वो याद रखेंगे तो भी आपका आराम से हो जाएगा। आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब संयुक्त, संयुक्त का मतलब है मिला हुआ, और व्यंजन का अर्थ आपको पहले से पता है कि व्यंजन वो सारे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। पहला है क्ष, बोल के देखिए, क और च का साउंड आ रहा है, ध्वनि आ रही है, ठीक है। अगर ध्वनि आ रही है तो इसका मतलब क और च वहां पर है, इन दोनों को मिलाकर क्ष बना है। संधियां पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। ये बेसिक सी जो चीजें हैं अगर हमें वो आ जाती है तो बाकी कोई भी टॉपिक इतना बड़ा नहीं होता है। त्र, कई तो बोलने में अभी भी कुछ बार बार करेक्शन करते रहो ना, फिर भी कुछ क्या होता है कि हमारी आदत हो जाती है कुछ चीजें बोलने की। तो त्र को कई तरह बोलते हैं, ठीक है। तो वो तरह यहां से समझ लीजिए कि त प्लस र, तो वो मिला के हो गया त्र। इसी तरीके से ज्ञ, ये आप अगर आपको इस तरीके से नहीं याद होता है तो देखिए, जब भी आप बनाते हैं ज्ञ तो पहले ज बनाते हैं, फिर उसके बाद ये वाला जो शेप है वो तो इसमें ऑलरेडी आ रहा है, इसलिए इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। याद करें, मेरे याद करने का तरीका ये था, कुछ समझ के कुछ इस तरीके से। आपका तरीका, मैं इस तरीके से बता रही हूं, अगर आपका कोई और अच्छा तरीका है तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। श्र, श और र, श्र भी बोलते हैं। जब अगर जैसे कोई नाम है श्रुति, ठीक है, अगर नाम है श्रुति, अब आप इन बड़े बुजुर्गों से बोलोगे ना कि उसका नाम श्रुति है, तो वो श्रुति नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे सुरुति, ठीक है। तो वो सुरुति, ये समझ लीजिए कि श और र ये मिला के वो क्या करते हैं, वो संधि विच्छेद करके बोल देते हैं, तो वो ये श्रुति है। इसी तरीके से तो आप समझ सकते हैं श्र का अर्थ, श्र कैसे बना है, इनसे मिलके बना है, ठीक। इसके बाद आता है, ये यहां तक का टॉपिक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। सघोष और अघोष और सघोष क्या होता है, क्या लगता है क्या होता है? कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के भेद, कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, ठीक है। अघोष व्यंजन की जो संख्या होती है वो होती है 13। घोष का मतलब होता है किसी भी चीज का आगाज करना। तो यहाँ पे अगर कोई बहुत तेजी से किसी चीज को बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या है, उसका हम आगाज कर रहे हैं। और जब तेजी से कोई चीज बोली जाती है तो उसमें कंपन होता है। कुछ नहीं तो डीजे का बताओ, डीजे के आसपास रहिए तो वहां आसपास ऐसा लगता है सब चीज कांप रही है, तो उस तरीके का ही समझ लीजिए। तो सघोष व्यंजनों की जो संख्या है वो 13 है, तो वो है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स। एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो ये प्रत्येक वर्ग का देखिए, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, और फिर ये 3 आपके श आ गए। सारे प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा जो भी आपके वर्ण होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। अघोष का मतलब होता है जिनको बोलने में आवाज आपकी कम कांपे, ठीक। बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, बड़े आराम से क, ख, च, छ एक जैसा साउंड आ रहा है और आप क्या कर पा रहे, बड़े आसानी से बोल पा रहे हैं। उसके बाद सघोष, इनकी संख्या 31 होती है, क्योंकि क्या है, ये वर्ग के 3 जो वर्ण होते हैं वो होते हैं। इसमें सभी स्वर अ से ओ तक और व्यंजन, इसमें आपके जितने भी स्वर आ रहे हैं अ से और ओ तक जो स्वर है सारे इसके अंदर आ जाते हैं वर्णमाला से। और ग, घ, ण, ज, झ, य प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, मैंने बताया था प्रत्येक वर्ग जो है उनमें 5-5 वर्ण होते हैं, ठीक है। टोटल 25 हो रहे हैं, 5 वर्ग आपको बताए थे। तो उन 25 वर्ग, जो 25 आपके वर्ण हैं उनमें से प्रत्येक वर्ग के
जो तीसरा चौथा और पांचवा लास्ट के जो 3 होते हैं वो सारे सघोष होते हैं। जब इनको बोलते हैं तो आवाज ज्यादा कांपती है। बचपन में ऐसे वाला गेम खेला है तो उसमें क्या आवाज कांपती है, करके देखिए ऐसे किया है, ग ऐसे करोगे सेम चीज होती है। तो आवाज जिसमें ज्यादा कांपे, ग घ न ज झ य, इनसे क्या है आवाज कांपती है। अगर ऐसे कान बंद करके बोलोगे तो भी आपको लगेगा, अगर ज्यादा महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो। अगर आप सही उच्चारण कर रहे हैं तो गले में हाथ लगाइए, ग, अपने आप आपकी क्या वाइब्रेशन आपको फील होगा। ठीक, तो जिन आपको वर्णों के उच्चारण में वाइब्रेशन फील हो अपने गले में हाथ लगाइए इस तरीके से और फिर बोल के देखिए, ग घ, और फिर क ख बोल के देखिए, क ख, उसमें नहीं होता है उतना। ठीक है, अब कई जबरदस्ती अगर फील करना चाहें, वो आपके अगर शैतानी दिमाग में आ रही है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा बच्चा अपने अंदर हमेशा जीवित रखना चाहिए। अल्प प्राण और महाप्राण, बाप रे कितना भारी वर्ड लग रहा है ना, बहुत भारी भारी से क्या लग रहे हैं, शब्द लग रहे हैं। अल्प प्राण महाप्राण, प्राण का मतलब क्या होता है, हवा, हवा मान सकते हैं। तो अल्प प्राण का मतलब है जहां पे हमें उच्चारण करने में कम क्या हो, कम मेहनत करनी पड़े, कम हवा निकले हमारे मुंह से, वो सारे आपके अल्प प्राण हो जाएंगे। और अगर हमें क्या है उच्चारण करने में ज्यादा हवा निकले मुंह से, वहां पे वो क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएगा। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। सॉरी, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। सब कुछ जो है आपकी जो वर्णमाला है उसके अंदर है। अगर आपको सिर्फ वर्ग वाला पार्ट भी याद रहता है तो उसके आधार पर भी आप बहुत सारी चीजें इसमें से कर सकते हैं। अब आप अगर गौर करेंगे, ये देखिए, क ख ग घ और न, ये चीजें मैंने लिखी। 5 क वर्ग के 5 वर्ण आपके पास आ चुके हैं। इसमें देखिए क ग और न, एक एक जो आपके वर्ण हैं उन्हें छोड़कर बाकी के जो वर्ण हैं वो आपके अल्प प्राण हैं। इसी तरीके से इसमें भी है च छ ज झ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपके, प्रत्येक वर्ण के पहला, तीसरा और जो 5वां वर्ण होगा वो आपके अल्प प्राण होंगे। इनको बोलने में कम वायु मुंह से निकलेगी, इसलिए इन सबको अल्प प्राण बोलेंगे। इनके अलावा य र ल व, ये जो हैं ये आपके अल्प प्राण होंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, ये जो है पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है ये आपके अल्प प्राण होंगे प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, अल्प प्राण, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बाकी के जो बचे हुए ये ख और घ, दूसरा और ये चौथा, जो दूसरा और चौथा होगा प्रत्येक किसका, प्रत्येक वर्ग का, वो होगा आपका महाप्राण। यही तो होगा, लॉजिक तो यही कहता है कि हमने क्या प्रत्येक व्यंजन जो है उन्हें हमने 2 भागों में विभाजित किया है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण। तो अल्प प्राण अगर प्रत्येक वर्ग के ये हैं, अगर अल्प प्राण पहला, तीसरा और 5वां है तो महाप्राण क्या होगा, महाप्राण ये हो जाएगा फिर दूसरा और चौथा। ठीक है, लॉजिक तो यही कहता है। देखिए आगे की स्लाइड में क्या लिखा है, महाप्राण ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़े और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकले, व्यंजन कहलाते हैं। इनको, इनकी संख्या जो है 15 होती है। ठीक, तो
ख घ, वही है पहला और दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा है। इसके अलावा जो आपके द्विगुण हमने पढ़ा था, द्विगुण व्यंजन, वो भी इसमें आ गया। और श श श ह, जिसमें ऊष्म व्यंजन जो आपके हैं वो भी किस में आ जाते हैं, आपके महाप्राण में। अब गर्मी आ रही है मुंह से बोलते हुए, तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा ही हवा निकल रही है भाई मुंह से, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे सारे। याद रखना है आपको, महाप्राण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, ये याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ण होगा। इसके अलावा द्विगुण है जो हमारा, द्विगुण जैसे चाहे आप लिख सकते हैं व्यंजन, या तो द्विगुण व्यंजन या फिर हमारे जो ऊष्म व्यंजन हैं, व्यंजन इस और इस दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हटा भी दीजिए। इस तरीके से लिख देते हैं, एक तरीके से कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो सारी हैं हमारे, जो इतना पार्ट हमने ये लिख दिया, इसी का बहुत शॉर्ट में, ठीक है, जो आप पहले की स्लाइड में पढ़ चुके हैं, तो वो उसी को हम शॉर्ट करके लिख रहे हैं। आपको इतना याद रखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, इससे यहां से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे महाप्राण व्यंजन हैं, महाप्राण। ठीक है, इनसे क्या है, मुख से ज्यादा वायु निकल रही है, ज्यादा प्राण निकल रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है और आपको इन्हीं नोट्स की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप हमारी ऐप में जाके ले सकते हैं। आपके वीडियो अपलोड के साथ साथ आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। और आगे की तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।